तो आपकी आवाज में आज बात पैसों की। पैसा बड़े काम की चीज है। लोग कहते हैं कि पैसा अगर सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ तो जरूर है। पैसे की जरूरत किसे नहीं है? सरकार को भी पैसों की जरूरत है। एमपी में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया, सरकार बन गई। अब 50 लाख किसानों की कर्ज माफी के लिए 55,000 करोड़ रुपए की दरकार है। आलम यह कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। किसानों की कर्ज माफी के बाद भावांतर के लिए भी पैसा चाहिए। कर्मचारियों के डीए का अभी भुगतान नहीं हुआ। हर महीने वेतन और पेंशन के लिए भी पैसा चाहिए। मेट्रो या मोनोरेल जो भी चले उसके पहले खंबे का भी इंतजार हो रहा है। बहुत टेंशन है, पर नहीं है तो केवल पैसा। आज सवाल यही है कि कर्ज का अंबार कैसे होगा बेड़ा पार। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। एमपी में विधानसभा चुनाव हुए और किसानों के कर्ज माफी के दांव ने कांग्रेस को सत्ता के नजदीक पहुंचा दिया। वादा किया था तो कांग्रेस ने उसे निभाने की तरफ पहले ही दिन कदम भी बढ़ा दिए। सरकार को 50 लाख किसानों का 55,000 करोड़ के करीब कर्ज माफ करना है और उसे विरासत में मिला है 2.25 लाख करोड़ का कर्ज, जो उसके लिए शिवराज सरकार छोड़ गई है। हालत यह है कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार को बाजार से कर्ज लेना पड़ा। ऊपर से कर्मचारियों का डीए अब तक नहीं बढ़ा। मोनो या मेट्रो रेल का काम शुरू कराने का चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बिन पैसे ये सारे काम पूरे होंगे कैसे? सरकार कह रही है कि ऑल इज वेल, सब हो जाएगा, तो कर्जा वसीयत में देने वाली बीजेपी हमलावर है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी भाजपा ये बात कहती थी कि कमलनाथ जी जो हैं वो कैसे काम करेंगे। वही कमलनाथ जी हैं जिनको मैनेजमेंट का गुरु माना जाता है। वही कमलनाथ जी ने 50,000 करोड़ का कर्जा माफ़ करने की घोषणा ही नहीं की, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो आप चिंता मत कीजिए, ये कमलनाथ जी का जो मैनेजमेंट जो गुरु कहलाते हैं, उससे जो उन्होंने अपना वचन पत्र दिया है, उस वचन पत्र की एक एक बात को पूरा किया जाएगा। ये कमलनाथ जी का वचन है। देखिए, मध्य प्रदेश का खजाना खाली नहीं है, कांग्रेसियों का दिमाग खाली है। इसको समझना होगा। जब 2,17,000 करोड़ से ऊपर का हम लोग बजट देते आए हैं तो खजाना कैसे खाली हो गया? ये तो दिमाग खाली है उनका, विवेक शून्यता है उनकी। वो लोग पैसा बटोरना चाहते हैं, जनता को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। सियासी मगजमारी जमकर जारी है। सही भी है, इसमें कौन सा पैसा लगता है, लेकिन फोकट में ना तो योजनाएं चलती हैं और ना ही लोगों तक ये योजनाएं पहुंचती हैं। सवाल यही है, कर्ज का अंबार कैसे होगा बेड़ा पार? अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार आई, कई बड़े वायदे थे, कई बड़ी योजनाएं हैं जिन पर हजारों करोड़ों रुपए लगना भी है। और सबसे बड़ी जो योजना है वो किसान कर्ज माफी की है। करीब 55,000 करोड़ रुपए इसमें लगने हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा है नहीं। सरकार कर्ज ले रही है अलग अलग मदों के लिए, काम के लिए। चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि आखिर ये पैसा आएगा कहां से तमाम जो योजनाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। अफवाज हाफिज साहब हमारे साथ हैं, नेता कांग्रेस। नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, नेता बीजेपी। और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी हमारे साथ हैं। अब्बास हाफिज साहब, पहले तो कर्ज लेकर घी पीने की बातें हो रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि सर डीए जैसी स्थिति को आप लोग तरस रहे हैं कि अब कर्मचारियों को डीए नहीं दिया आप लोगों ने। आखिर हालात, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वो कर्ज माफी कैसे होगी? तमाम योजनाओं का आप जो जिक्र कर रहे हैं, कई योजनाएं हैं जो प्रदेश में आगे बढ़नी है, हजारों करोड़ रुपए लगना है, आएगा कहां से? देखिए प्रशांत जी, ये सवाल मुझसे ही नहीं है, बल्कि इससे पहले आपके जैसे कई वरिष्ठ पत्रकार मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भी पूछ चुके हैं इस एक महीने में। कमलनाथ जी ने हमेशा एक बात कही है कि हम जानते हैं किस तरह से हमको इस को अचीव करना है और इस पूरे के तमाम जो हमारे वादे हैं उनको पूरा करना है। हम जानते हैं खजाने खाली हैं, ये हम ही नहीं, जैसे आप अभी जो चला रहे थे और भाजपा के एक नेता कह रहे थे खजाने खाली नहीं है। ये बात तो पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी ने खुद कबूल ली थी जब वो खुद मंत्री का अपना आखिरी महीने का कार्यकाल पूरा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई घोषणा करना आसान काम नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं कि घोषणा कर दूं, मैं वित्त मंत्री हूं, जानता हूं खजाने खाली हैं।
तो एक बात तो ये है, ये साफ है, खजाने खाली हैं। लेकिन जैसे बार बार मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यहां पर निवेश की कोशिश कर रहे हैं, निवेश को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डावोस जाने से पहले जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से तमाम पत्रकारों ने सवाल करा डावोस के बारे में, उन्होंने कहा मैं इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाता रहा हूं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश ही सिर्फ मेरे दिमाग में है, मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहता हूं, अब्बास हाफिज जी अट्रैक्ट करना चाहता हूं। अब्बास हाफिज जी, ये बताइए, अगर उद्योग अभी लग जाते हैं मध्य प्रदेश में आज से ही, तो क्या अचानक पैसा आ जाएगा? पहले दिन से पैसा आ जाएगा? डीए कर्मचारियों का दिया नहीं आपने, कर्मचारियों की सैलरी भी आपको देनी है, भावांतर योजना है, किसानों की कर्ज माफी है, कोई जादू की छड़ी आ गई है क्या? एक बड़ा तरीका यह भी है, एक बड़ा तरीका यह भी है कि हमने लीकेजेस रोक दिए हैं, फजूल खर्चियां बंद कर दी हैं। जो इवेंट इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट सरकार बन गई थी मध्य प्रदेश की, उसका हमने चेहरा बदला है। हमने इश्तिहार इतने ज्यादा नहीं दिए कि हम उस पर पैसा बचाया। हमने मंत्रियों की हवाई यात्राओं के ऊपर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने रोक लगाई। ऐसे कई विभागों के बजट को कम करा गया जिनमें उतने बजट की जरूरत नहीं थी। पैसा बचा रहे हैं, इधर उधर से फजूल खर्ची रोक रहे हैं, जिससे तुरंत राहत कर्मचारियों को, किसानों को, तमाम लोगों को मिलेगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन जो बात हमने करी है वो निवेश लाने की बात है। 3 इन्वेस्टर समिट में से एक भी धरातल पे नहीं साबित हुआ है। यहां पर यह हालत है आज मध्य प्रदेश की। ठीक है, नरेंद्र शिवाजी पटेल, सीधा आरोप आपका कांग्रेस सरकार का यह है आप पर कि आप लोगों ने खजाना खाली छोड़ा, फिजूल खर्ची आप लोग करते थे, आपकी इवेंट वाली सरकार थी, वो सारे खर्चे बंद हो गए। जी प्रशांत जी, देखिए 2,17,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश सरकार का रहता है जी। उसमें से जो अब्बास भाई अभी गिना रहे थे और कांग्रेस की सरकार ने जिन पर रोक लगाई है, वो इस बजट में यदि हम देखेंगे तो दुख की पंजी के आसपास भी नहीं है। तो ये छोटे मोटे खर्चे गिनाकर ये नहीं कह सकते कि बड़ी भारी कोई बचत करने ये लोग जा रहे हैं। और 2 लाख, 2.25 लाख का जैसे प्रदेश का बजट हो, उस बजट के लिए ये चिंता का विषय है कि पैसा आएगा कहां से। क्योंकि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो वचन पत्र जिसको ये लोग कहते हैं, उसमें इन्होंने आय के साधन तो कम करने की बात कही है और व्यय को 5-10 गुना बढ़ाने की बात कही है, तो जो कि किसी भी इकोनॉमिस्ट के सिद्धांत से संभव नहीं है। इन्होंने तो कहा था पेट्रोल डीजल पे हम टैक्स कम करेंगे, वो करके बताएं अब ये। और अभी जब हर चीज पर टैक्स कम कर देंगे और व्यय बढ़ा देंगे कि किसानों के कर्ज भी माफ करने हैं, दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी भी देनी है, बोनस देने हैं, अब तो ये जो भावांतर भुगतान योजना बंद करने की बात कर रहे हैं, वास्तविकता ये है कि उन पर पैसा देने के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार तो लगातार हर योजना में पैसा दे रही थी, हर योजना में पैसा खर्च कर रही थी। अगर ऐसा था आप हर योजना में पैसा दे रहे थे, तो अचानक क्या हो गया? अचानक क्या हो गया कि सरकार के पास पैसा नहीं है? अब ये तो ये वर्तमान सरकार बताए, 1 महीने से ऊपर का इनको समय हो गया। वो तो ये कह रहे हैं कि आपने खजाना खाली कर दिया। करीब 2.25 लाख करोड़ सरकार पर कर्ज आप छोड़कर गए, भूल रहे हैं क्या सर? प्रशांत जी, ये कर्ज कोई नई बात नहीं है, ये लगभग सभी सरकारों पर रहता है। और यदि पहले जो हम स्थिति देखेंगे, दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय में 23% पैसा राजस्व का ब्याज में जाता था, आज केवल 8% पैसा ब्याज में जाता है। तो यदि हम समानुपातिक रूप से देखेंगे तो बजट के अनुपात में आज कर्ज कम है मध्य प्रदेश में। 2003 में कितना कर्जा था मध्य प्रदेश सरकार पे, बताइए आप पहले। मैं बता रहा हूं, समानुपातिक रूप से यदि हम देखेंगे, उस समय का जो बजट था केवल 20,000 करोड़ था और जो कर्ज था वो 23,000 करोड़ रुपया था। आज 2.25 लाख करोड़ का बजट है और 2.25 लाख का कर्ज है, जो कम बजट से कम है, पहले बजट से ज्यादा था। ठीक है सर, आ रहा हूं आपके पास। समानुपातिक रूप से देखिए। ठीक है गिरिजा शंकर जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि अब्बास हाफिज साहब कह रहे हैं कि जो खर्चे हैं वो कम कर दिए गए, फिजूल खर्ची कम कर दी गई है, मंत्री विदेश दौरे करते थे उस पर रोक लगा दी गई है, इवेंट रोक दिए गए। जिस तरह का आरोप बीजेपी सरकार पर ये लगा रहे हैं कि वो इवेंट सरकार थी, मैं ये समझना चाह रहा हूं क्या ये छोटे छोटे खर्चे कम करने से जो बड़े मद में आपको खर्चे करने हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी? देखिए, ये यदि खजाना खाली है वाली स्थिति है कांग्रेस सरकार के सामने, तो मैं इसको संकट के बजाय एक चुनौती के रूप में देखता हूं।
ये जरूर है कि बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारी कर्ज माफी और दूसरे ऐसे मद हैं जिसमें सरकार को एक बड़ी राशि चाहिए, और यही एक मौका है। ये जो छोटे छोटे खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं, ये लगभग हर सरकार में बीच बीच में मितव्ययता के नाम पर और तमाम नाम पर कम किए जाते रहे हैं। इससे बहुत बात बनेगी नहीं, लेकिन आपको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन प्लानिंग इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मसलन इंदौर भोपाल सड़क बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है। केवल 15-20 किलोमीटर दूरी कम करने के लिए 500,000 करोड़ रुपए खर्च करना है। इस तरह की जो तमाम योजनाएं हैं, इनको स्क्रैप करने की जरूरत है। आपको इस बात को देखना होगा कि क्या मेट्रो रेल की या मोनो रेल की भोपाल में आज जरूरत है क्या। जिन छोटे महानगरों में ये योजनाएं शुरू की गई हैं वो लगभग पूरी तौर पर असफल रही हैं। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, ताकि एक बहुत बड़ी राशि जो इन योजनाओं पर वेस्टफुल तरीके से खर्च होती हैं वो बचाई जा सके। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पिछले लगभग 2 दशक से, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम सरकार की जो होनी चाहिए उस पर कभी काम नहीं किया गया। वो जो परंपरागत रूप से जो आय के साधन सरकार के हैं उन्हीं पर सरकार आश्रित रही। अब जरूरत इस बात की है कि इस दौर में जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार जनरेट करे, यदि 2 स्तर पर काम होता है तो मैं नहीं समझता कि जो आर्थिक तंगी वाली जो हालत है वो बहुत जल्द खत्म नहीं होगी, और योजनाओं के लिए भी और लोक कल्याण के लिए भी पर्याप्त राशि सरकार के पास उपलब्ध हो जाएगी। जी गिरिजा शंकर जी, एक सवाल और है। भावांतर योजना और किसान कर्ज माफी, लगभग दोनों योजनाओं में किसानों के पास ही पैसा जा रहा है। पहले कृषि मंत्री कह रहे थे कि भावांतर योजना बंद करेंगे, लेकिन राजनीतिक दबाव ऐसा लगता है कि उन्हें बयान बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो क्या यहां पर दबाव में भी है सरकार, आपको नजर आता है? दबाव में है या नहीं है इसका तो 2-3 उदाहरण देखना काफी है। वंदे मातरम को लेकर जो विवाद हुआ और बाद में यूटर्न लिया गया। भावांतर जहां तक योजना का प्रश्न है, तो भावांतर योजना अपने जो लक्ष्य था कि किसानों को उनके उपज का बेहतर मूल्य मिले, वो लगभग वैसा हुआ नहीं, और बीजेपी गवर्नमेंट में ही भावांतर योजना का स्वरूप बदलने की स्थिति आई थी। दरअसल बाजार और जो सरकार के बीच में जो बाजार का इंटरवेंशन है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, ये मुख्य बात है। वो भावांतर योजना अपने रूप में चालू हो या उसके बदले स्वरूप में चालू हो, इसलिए उसको बंद करने जैसी बात जो थी, इसलिए उसका विरोध हुआ और शायद है वो यू टर्न ले लें। लेकिन इस बात को देखना चाहिए कि किसानों को लाभ देने के लिहाज से जो एमएसपी या जो सरकारी खरीद की योजनाएं थी, भावांतर जैसी योजनाओं से यदि बाजार का इंटरवेंशन नहीं रुकता है तो कहीं ना कहीं किसानों को उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इस योजना पर पिछली सरकार ने भी पुनर्विचार किया था, इस सरकार को भी इस योजना पर पुनर्विचार करना होगा। अब्बास हाफिज साहब, भावांतर योजना पर पहले सचिन यादव आपके कृषि मंत्री कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। क्या लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इस योजना को आप कहते हैं कि हम बंद करने जा रहे हैं, विपक्ष आप पर हमला बोल दे, उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में हो जाए? तो सर क्या स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं योजनाओं पर? दूसरी बात सर, दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। एक तो ये, और दूसरी बात कि 55,000 करोड़ रुपए आ कहां से रहा है, कैसे करेंगे कर्ज माफी? देखिए, आपके दूसरे सवाल से शुरुआत कर देता हूं जवाब देने की। पहली बात तो यही सवाल जब हमने मुख्यमंत्री जी ने जब जय किसान ऋण योजना का शुरुआत की थी होटल पलाश भोपाल में कार्यक्रम करके, तो वहां भी ये सवाल हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि हमें कैसे करना है और हमारी इसके ऊपर रणनीति बनी हुई है। हम 6 महीने से इस पर काम कर रहे थे, वो आपको वक्त आने पे दिख भी जाएगी। और मैं पहला सवाल का जो आपका मूल सवाल था उसका जवाब देना चाहता हूं कि ये जो किसान के भावांतर का मामला आज सामने आया, इसको लेके मैं कहूंगा कि शायद कुछ दुविधा में कुछ किसान भाई भी हमारे आए, रोक कर उसको सही उसकी विसंगतियों को दूर करने की बात कृषि मंत्री महोदय ने भी कही थी, जो मुख्यमंत्री जी ने पहले कही थी। कुछ समझने में अगर भ्रम रहा हो तो मैं उसके ऊपर क्षमा चाहता हूं कि समझने में कुछ गलती हुई, लेकिन यही था। देखिए, हमको सरकार में आए, इनकी योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से असंतुष्ट था किसान।
असंतुष्ट थे कई लोग, असंतुष्ट था एक बहुत बड़ा वर्ग। उन्हीं योजनाओं को सही करना हमारी जिम्मेदारी है। हम भी असंतुष्ट थे बिचौलियों के लेन देन से बीच में, और जो सारी फसलों को उसमें नहीं जोड़ा गया था। ऐसी कई शॉर्टकमिंग्स हैं, विसंगतियां, जिनको दूर करने के लिए हमने इसको अभी भी चल रही है और उसको और अच्छे तौर के पर हम चलाएंगे। जी ठीक है। नरेंद्र शिवाजी पटेल, भावांतर योजना पर शिवराज सिंह बहुत एग्रेसिव है। वो कह रहे हैं कि अगर बंद करेंगे तो वो सड़कों पर आ जाएंगे। और आप लोगों की जब सरकार थी, आप लोगों ने खुद उस पर विचार किया था कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए, क्या करना है, आगे चलाना है नहीं चलाना है। मतलब सरकार में रहते हैं तो कुछ और, विपक्ष में आ जाएंगे तो कुछ और। नहीं प्रशांत जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। जो भावांतर भुगतान योजना थी, ये किसान को एमएसपी देने की एक अभिनव योजना थी। अब उसमें देखिए समय अनुकूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो हमने सत्ता में रहते हुए भी कही थी, और कांग्रेस को भी यदि आवश्यकता लगती है तो उसमें परिवर्तन करे, लेकिन ये सुनिश्चित करे कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, एमएसपी मिले। क्योंकि इस योजना के तहत जो उसका बिक्री मूल्य था और एमएसपी का जो अंतर था वो किसान के खाते में सीधा जाता था। अब यदि ये ऐसा लागू नहीं करके कुछ और करना चाहते हैं तो जो भी करना चाह रहे करें, लेकिन किसान को एमएसपी मिले ये सुनिश्चित करें। जी ठीक है। मैं गिरिजा शंकर जी के पास जाऊं, उससे पहले अब्बास हाफिज साहब, आप कह रहे हैं कि सारा मैनेजमेंट आपको पता है, आप लोग 6 महीने पहले से काम कर रहे थे सरकार में आने के, लेकिन सर डीए नहीं पहुंचा है कर्मचारियों का। सर ये कैसा मैनेजमेंट है? देखिए इससे पहले ही मुझे याद है, अभी 1 साल पिछले साल की का जो बात सामने आई थी, तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं था, कर्जा लेना पड़ा था, तनख्वाहें भी बहुत देर हो गई थी। हमारी सरकार इस सारी चीजों पर नजर बनाए रखी हुई है और तनख्वाहें तो टाइम मिल रही हैं, डीए भी पहुंचेगा। लेकिन एक बात मैं भूल गया था, उसको पूरा करना चाहता हूं। गिरिजा शंकर जी ने जो बात कही थी, मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूं कि वेस्टफुल प्लानिंग जो है, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, कि वेस्टफुल प्लानिंग को रोकना चाहिए हर सरकार को, और हमारी सरकार इस पर नजर बनाई भी हुई है। हमने ये भी कहा है कि हम ऐसे फजूल खर्ची में इसको भी गिनते हैं कि किस तरह की प्लानिंग वेस्टफुल है, उसको भी रोकेंगे। ताकि नहीं, आपने मेट्रो प्रोजेक्ट, ठीक है मेट्रो प्रोजेक्ट रद्द कर दिया, लेकिन मोनोरेल पर तो चर्चा हो रही है ना। मोनोरेल पर तो अभी भी जनता को भरोसा दिया जा रहा है, तो क्या केवल वो भरोसा है या लॉलीपॉप है? जी मैं कहता हूं चर्चा तो होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए ना। हर चीज की अच्छाइयां बुराइयां जब चर्चा में आएंगी तभी तो वो चीज अच्छी तरह से, अगर उसको तो बातचीत करके उस पर बातचीत करने के बाद आप कह देंगे कि शायद इसकी जरूरत है नहीं, तो ये लॉलीपॉप जैसा तो नहीं है कुछ अभी? नहीं देखिए, नहीं देखिए मैं फिर से आपके ही सवाल में उसका जवाब छुपा हुआ है कि चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करनी चाहिए। चर्चा में अगर ये लगेगा कि हाँ सही है तो जनता के हित का फैसला होगा तो जरूर लागू होगा। जनता के हित का फैसला नहीं होगा, आर्थिक संकट का फैसला होगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि अपनी छाती चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए जनता के विरोध के फैसले कर दे कि जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो जाए मध्य प्रदेश की। ऐसा कांग्रेस की सरकार नहीं। ठीक है। नरेंद्र शिवाजी पटेल, यानी कि आपकी सरकार भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट लाकर हजारों करोड़ रुपए व्यय कर रही थी, बर्बाद करने जा रही थी। देखिए प्रशांत जी, जब यदि हम प्लानिंग करते हैं तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ती है। आज से 10 साल बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या साधन होंगे इसके बारे में भी विचार करना पड़ता है। हो सकता है मेट्रो ट्रेन के लिए आज लग रहा हो कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन आने वाले जब 5-10 साल बाद में ट्रैफिक और बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से मेट्रो जैसी या मोनो जो भी सस्टेनेबल प्लानिंग होगी वो करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस बात में भरोसा रखती है। उसी का परिणाम रहा कि जो लॉन्ग टर्म परियोजनाएं पूरी की गई तो आज मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा 5 गुना हुआ है। यदि केवल तात्कालिक और रूटीन के पैसों में खर्च करते रहेंगे तो ये लॉन्ग टर्म की परियोजना कैसे बनेंगी? और विकास करना पड़ता है तो शॉर्ट लघु परियोजनाएं भी करनी पड़ती हैं, बृहद परियोजना को भी पूरा करना पड़ता है। प्रशांत जी, सिर्फ और सिर्फ मेट्रो रेल वोट पाने के लिए लाया गया प्रोजेक्ट था। अनुपूरक बजट में 100 रुपया, अनुपूरक बजट में 100 रुपया शिवराज सरकार ने रखा था उसके लिए पिछले साल। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप पूछ लीजिए पटेल साहब से, 100 रुपया अनुपूरक बजट में रखा जाता है इंदौर मेट्रो के लिए। नहीं, शर्म की बात है। ठीक है सर। गिरिजा शंकर जी, मेट्रो ट्रेन ने ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुगम बनाया है। जो सर मैं आ रहा हूं आपके पास। गिरिजा शंकर जी, क्या ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से आगे 10 साल 15 साल का व्यू नहीं रखना चाहिए? क्या 15 साल 20 साल भविष्य को देखकर नहीं चलना चाहिए? ऐसे प्रोजेक्ट
क्यों बंद कर दिए जाते हैं? दूसरा सवाल यह भी है कि कमलनाथ पर किसी को भी अविश्वास नहीं है, सब उनकी क्षमताओं को जानते हैं, उनके हर पहलू को जानते हैं, भरोसा है उन पर, लेकिन सर चुनौतियां इतनी हैं, इतना बड़ा आपको मनी लानी है खर्चों के लिए, कैसे आएगी सर? देखिए 20 साल 25 साल 15 साल बाद की प्लानिंग भी होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन प्राथमिकताएं सरकार तय करती है। क्या आज की प्राथमिकता मेट्रो रेल है? क्या आज की जिस भोपाल शहर में 2 3 4 फ्लाईओवर 15 साल और 10 साल मिलाकर कांग्रेस के 25 साल में नहीं बन सके, वहां पर मेट्रो की क्या गति होगी ये देखना होगा। आज की प्राथमिकता क्या है सरकार को वो तय करना होगा और भविष्य की प्लानिंग भी करनी होगी। मुझे लगता है कि जो स्टेट का फाइनेंस है उसको एक बार पुनः रिविजिट करते हुए उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। एक जो परंपरा की बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पर रीस्ट्रक्चरिंग करने की दरकार है, दोबारा विचार करने की दरकार है। कौन सी योजना आगे बढ़ाई जाए, कौन सी योजना को ब्रेक लगाया जाए, ये बहुत अहम है। तब जाकर जो अनबैलेंस्ड है या खर्चे और जो आवक है पैसों की, उसमें जो अनबैलेंस्ड है वो कम से कम बैलेंस हो पाए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।